शिव प्रकाश शुक्ला पहला मर्डर 17 साल की एज में करता है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए 6 करोड़ में सुपारी ले ली थी। इसी के लिए यूपी में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है। केबल टीवी से ही पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन बनता है। यूपी के बड़े माफिया कोयला, रेलवे और दारू के टेंडर लेते थे। 13 जून 1998 को जैसे ही ब्रिज बिहारी प्रसाद नीचे आते हैं, शिव प्रकाश शुक्ला AK-47 से फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। रेलवे टेंडर लेने के लिए एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। आनंद का एनकाउंटर करने के बाद STF को पता चलता है कि शिव प्रकाश शुक्ला और आनंद अब दोनों अलग अलग काम करने लगे हैं। शिव प्रकाश शुक्ला का जन्म 6 अक्टूबर 1973 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में हुआ था। शिव प्रकाश शुक्ला के पिता एयरफोर्स से रिटायर्ड होने के बाद ठेकेदारी का काम करते थे। शिव प्रकाश शुक्ला 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। शिव प्रकाश शुक्ला के पिता और दादा अपने टाइम के पहलवान थे। शिव प्रकाश शुक्ला भी पहलवानी करना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच में शिव प्रकाश शुक्ला और बगल के गाँव में रह रहे राकेश तिवारी में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। ये लड़ाई क्यों हुई थी आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। और राकेश तिवारी से जो लोग कहते हैं वह टोटल गलत प्रचार, गूगल वाले तो एकदम टोटल प्रचार गलत किए हैं। यह जो है उनकी बहन को छेड़छाड़, ये सब टोटल बात गलत लिखे हैं। सच्चाई ये है कि राकेश तिवारी से यही वर्चस्व की लड़ाई में कि तू बड़ी कि हम बड़े, ये लड़ाई इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि शिव प्रकाश शुक्ला पिस्टल लाकर राकेश तिवारी को गोली मार देता है। शिव प्रकाश शुक्ला को जेल हो जाती है। इस टाइम पर शिव प्रकाश शुक्ला की उम्र 17 साल की थी। शिव प्रकाश शुक्ला के जेल जाने के बाद शिव प्रकाश शुक्ला के पिता राम समुद्र अपने कॉन्टैक्ट का यूज करके थोड़े ही टाइम में शिव प्रकाश शुक्ला को जेल से बाहर निकालकर बैंकॉक भेज देते हैं। 1 साल के बाद शिव प्रकाश शुक्ला बैंकॉक से वापस आता है। इस टाइम पर गोरखपुर में नया केबल टीवी आया हुआ था। केबल टीवी के 1 महीने का रिचार्ज 100 से 150 रुपए तक का होता था। लोग केबल टीवी का कनेक्शन तो ले लेते थे लेकिन रिचार्ज का पैसा नहीं देते थे। इससे केबल टीवी के ऑपरेटर्स को बहुत नुकसान होता था। इस नुकसान से बचने के लिए केबल टीवी ऑपरेटर्स ने लोकल लोगों को पैसे की वसूली पर रखना स्टार्ट कर दिया। शिव प्रकाश शुक्ला के दोस्त बबलू तिवारी ने शिव प्रकाश शुक्ला की मुलाकात केबल टीवी के पैसे की वसूली करने वाले सत्यव्रत और आनंद पांडे से करवाई। शिव प्रकाश शुक्ला भी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर पैसे की वसूली करने लगा। धीरे धीरे शिव प्रकाश शुक्ला, सत्यव्रत राय, आनंद पांडे मिलकर पैसे की वसूली कर रहे 7 से 8 लोग हत्या करके पूरे गोरखपुर के केबल टीवी की पैसे की वसूली पर कब्जा कर लेते हैं। अब कौन वसूली करेगा, कौन वसूली नहीं करेगा, अब ये केबल टीवी ऑपरेटर्स नहीं, शिव प्रकाश शुक्ला डिसाइड करता था। इस टाइम पर जो बड़े माफिया थे वो लोग रेलवे, कोयला और दारू के सरकारी टेंडर लेते थे। टेंडर लेने के बाद अपने ही लोगों को 15 से 20% कमीशन पर दे देते थे। इसमें सबसे ऊपर थी 2 गैंग्स, हरिशंकर तिवारी की गैंग और दूसरी थी बीरेन शाही की गैंग। इन दोनों गैंग्स का रेलवे टेंडर पर कब्जा था। इन दोनों के अलावा किसी दूसरे को रेलवे का टेंडर नहीं मिलता था। उस टाइम पर जिस भी डिपार्टमेंट का टेंडर लेना होता था उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में जाकर टेंडर का फॉर्म लाना होता था और उसी डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में ले जाकर वो फॉर्म जमा करना पड़ता था। जब भी रेलवे टेंडर की डेट आती थी उस पूरे टाइम पीरियड में कोई फॉर्म लेने आए या फॉर्म जमा करने आए, हेड ऑफिस के बाहर ही इन दोनों गैंग्स में से कोई ना कोई एक उनसे फॉर्म ले लेता था और फॉर्म न देने पर उन पर गोलियां चला देता था। क्योंकि रेलवे टेंडर का हेड ऑफिस गोरखपुर में था तो इन दोनों गैंग्स के लिए ये करना आसान था। इसी टाइम पर रेलवे टेंडर में एंट्री होती है बिहार के बाहुबली सूरज भान की। इनके लोग भी कई बार फॉर्म लेने आए थे लेकिन फॉर्म ले नहीं पाते हैं। इस बार सूरज भान खुद ही रेलवे टेंडर का फॉर्म लेने के लिए गोरखपुर आए थे। इसी दिन रेलवे टेंडर का फॉर्म लेने के लिए फैजाबाद के विधायक पवन पांडे अपने कुछ लोगों के साथ आए थे। जैसे ये लोग रेलवे हेड ऑफिस के पास पहुंचते हैं, बीरेन शाही के लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग रेलवे टेंडर का फॉर्म लेने आए हैं। बीरेन शाही के लोग इन लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सूरज भान और पवन पांडे के लोग भी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी गैंग वॉर में सूरज भान और पवन पांडे की दोस्ती हो जाती है। इसके कुछ टाइम के बाद सूरज भान पवन पांडे से फोन में बात करते हैं और सूरज भान पवन पांडे को बिहार के मोकामा में मिलने बुलाते हैं। पवन पांडे अपने साथ सत्तू पांडे, घनश्याम पाठक, आनंद पांडे, सुधीर त्रिपाठी और शिव प्रकाश शुक्ला को लेकर सूरज भान से मिलने बिहार के मोकामा जाता है। ये पहली बार था जब शिव प्रकाश शुक्ला सूरज भान से मिला था। सूरज भान ने इन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग बीरेन शाही को मार दोगे तो मैं तुमको 4 AK-47 हमेशा के लिए दे दूंगा। पवन पांडे मान जाता है। उस टाइम पर सूरज भान इन लोगों को 2 AK-47 दी और 2 AK-47 काम होने के बाद देने का वादा किया। साथ ही ये शर्त भी रखी कि अगर काम नहीं हुआ तो वो दोनों भी वापस ले लूंगा। इसी मीटिंग में सूरज भान ने शिव प्रकाश शुक्ला का नाम अशोक सिंह रखा था। न्यूज आती है कि गैंग वॉर होने की वजह से टेंडर की डेट बढ़ाकर 24 अक्टूबर 1996 कर दी गई है। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला गोरखपुर में 4 से 5 हत्या करता है। इतनी सारी
हत्या करने के बाद गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और बीरेन शाही के साथ साथ लोग शिव प्रकाश शुक्ला के नाम से भी डरने लगे थे। इसके बाद 24 अक्टूबर की वो डेट आ जाती है जिस दिन रेलवे टेंडर का फॉर्म भरा जाना था। सूरजभान 247 और अपने कुछ लोगों के साथ में गोरखपुर आ जाता है, लेकिन उस दिन बीरेन शाही फॉर्म भरने के लिए नहीं आया था। बीरेन शाही के लोग फॉर्म भरने के लिए आए थे। ये लोग पता लगा लेते हैं कि बीरेन शाही किसी काम से गोलघर गया हुआ है। इन लोगों ने गोलघर से वापस आने वाले रास्ते पर बीरेन शाही के आने का इंतजार किया। बीरेन शाही के आते ही शिव प्रकाश शुक्ला और सूरजभान गाड़ी के दोनों साइड से फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर वहाँ लोग इकट्ठा होने लगते हैं। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन न्यूज से पता चलता है कि फायरिंग के टाइम पर बीरेन शाही ने अपना सर सीट के नीचे कर लिया था और पैर ऊपर कर लिया था, जिससे बीरेन शाही के पैर में गोलियां लगी है। लेकिन बीरेन शाही के गनर की गोली लगने से मौत हो गई है और बीरेन शाही के ड्राइवर के हाथ में गोली लगी है। न्यूज मिलने के बाद सूरजभान पवन पांडे को कॉल करके बोलता है कि जैसा मैंने कहा था, अगर काम नहीं हुआ तो वो दोनों के 47 वापस ले लूंगा। तो अब वो दोनों 47 वापस कर दो, क्योंकि अब बीरेन शाही को मारना आसान नहीं होगा। अब वो और भी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ चलेगा। पवन पांडे ने ये बात शिव प्रकाश शुक्ला को बताई। शिव प्रकाश शुक्ला सूरजभान से बात करता है और बोलता है कि मैं जल्द ही बीरेन शाही को मार दूंगा। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला अपने कुछ लड़कों को बोलकर बीरेन शाही की जासूसी करवाने लगता है। शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ आ जाता है। 11 जनवरी 1997 को लखनऊ के सबसे बड़े लॉटरी व्यापारी विवेक श्रीवास्तव को गोली मारकर विवेक श्रीवास्तव का पूरा लॉटरी का व्यापार अपने रिश्तेदार सुभाष त्रिपाठी को दिला देता है। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला गोरखपुर चला जाता है। बीरेन शाही की जासूसी कर रहे लड़कों ने बताया कि बीरेन शाही कल लखनऊ जाएगा, वहाँ कोई मीटिंग है। दूसरे दिन शिव प्रकाश शुक्ला कार से लखनऊ के लिए निकल जाता है। बीरेन शाही गोरखपुर लखनऊ एक्सप्रेस से लखनऊ जा रहा था। ये बात जासूसी कर रहे लड़कों ने रेलवे स्टेशन के पीसीओ से पवन पांडे को बताई। शिव प्रकाश शुक्ला रास्ते में रुककर पीसीओ से पवन पांडे से बात करता और सारी जानकारी ले रहा था। कुछ टाइम के बाद जासूसी कर रहे लड़कों ने पवन को बताया कि बीरेन शाही गोरखपुर से निकलने के बाद गोडा रेलवे स्टेशन पर ही उतरकर कार से लखनऊ जा रहा है। कार का नंबर भी लड़कों ने पवन पांडे को बताया। शिव प्रकाश शुक्ला को ये बात पता चल जाती है और गाड़ी का नंबर होने के बाद भी बीरेन शाही को ये लोग पकड़ नहीं पाते हैं। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ के हजरतगंज वीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर आ जाता है, जहाँ मीटिंग हो रही थी। वहीं बीरेन शाही के बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन बीरेन शाही 2 दिनों तक उसी गेस्ट हाउस में रहे और तीसरे दिन सुबह गेस्ट हाउस से बाहर आते हैं। ठीक उसी टाइम पर किसी मंत्री का काफिला गेस्ट हाउस में आ गया, तो ये लोग वहाँ भी बीरेन शाही को नहीं पकड़ पाते हैं। बीरेन शाही गेस्ट हाउस से सीधा गोमती नगर आ जाते हैं। एक गली के पास अपनी गाड़ी से उतरकर और अपनी सिक्योरिटी को वहाँ से वापस गेस्ट हाउस भेज देते हैं। बीरेन शाही वहाँ से घर में चले जाते हैं। शिव प्रकाश शुक्ला ने गली तो देखी थी, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला को घर नहीं पता था। शिव प्रकाश शुक्ला रात भर वहीं बीरेन शाही का इंतजार करता है। बीरेन शाही दूसरे दिन सुबह एक महिला और एक बच्चे के साथ घर से बाहर आते हैं। शिव प्रकाश शुक्ला बीरेन शाही को देखते ही फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। बीरेन शाही की वहीं पर मौत हो जाती है। लखनऊ पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस वहां आती है तो पता चलता है कि ये शिव प्रकाश शुक्ला ने किया है। लखनऊ पुलिस शिव प्रकाश शुक्ला के गोरखपुर और फैजाबाद के बहुत सारे ठिकानों पर छापे मारती है, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला नहीं मिलता है। थोड़े टाइम के बाद शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ के गोमती नगर के विकास खंड में एक फ्लैट रेंट पर लेकर रहने लगता है। इस टाइम पर पेजर मार्केट में आसानी से मिलने लगे थे। शिव प्रकाश शुक्ला के पास भी पेजर था और अपने कुछ लोगों को भी पेजर दिला देता है। अब ये लोग जरूरी बातें पेजर से ही कर लेते थे। शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ यूनिवर्सिटी के लड़कों को पैसे का लालच देकर उन लड़कों को अच्छे से ट्रेनिंग देता था। जैसे जिस आदमी की जानकारी निकालनी होती थी, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने नंबर यूज करता है, ऑफिस कहाँ पर है, ऑफिस में कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, फोन कौन उठाता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, जिससे मिल रहा है उसकी पूरी जानकारी, कपड़े कौन से कलर के पहने हैं। सबसे जरूरी था, इन लड़कों के पास कोई हथियार नहीं होता था, तो अगर पुलिस पकड़े तो भी पढ़ाई करने वाले लड़के हैं ये जानने के बाद पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती थी। जानकारी निकालने और जासूसी करने के इस पूरे प्रोसेस को शिव प्रकाश शुक्ला कुंडली बोलता था। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला इन लड़कों की मदद से लखनऊ के व्यापारियों और बिल्डरों के बारे में जानकारी निकलवाने लगा। इस टाइम पर शिव प्रकाश शुक्ला जिसकी भी कुंडली निकलवाता था उसके पास 2 ही ऑप्शन होता था, शिव प्रकाश शुक्ला को पैसे देना या फिर पैसे न देने पर शिव प्रकाश शुक्ला उनको जान से मार देता था। शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ के कॉन्ट्रैक्टर मूलराज अरोड़ा की कुंडली निकलवाई। पहले तो फोन पर ही अशोक सिंह के नाम से मूलराज अरोड़ा को पैसे देने की धमकी दी, लेकिन मूलराज अरोड़ा ने मना
रवाना कर दिया। इसके बाद 13 मई 1997 को शिव प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे, सुधीर और 2 लड़कों के साथ मिलकर मोहनराज अरोड़ा को उसी के ऑफिस से किडनैप कर लेते हैं। लखनऊ में ये बात आग की तरह फैल गई कि किसी अशोक सिंह ने मोहनराज अरोड़ा को किडनैप कर लिया है। शिव प्रकाश शुक्ला मोहनराज अरोड़ा को बिहार के मोकामा में लेकर चला जाता है। मोहनराज अरोड़ा से 1 करोड़ की डिमांड करता है। मोहनराज अरोड़ा ने अपने भाई से बात की, जो कि बिहार रेलवे में बहुत बड़े अधिकारी थे। वहाँ से शिव प्रकाश शुक्ला को 50 लाख दिलवाया और 50 लाख बाद में देने का वादा करता है। शिव प्रकाश शुक्ला भी मान जाता है। मोहनराज अरोड़ा के लखनऊ आते ही पुलिस मोहनराज अरोड़ा से पूछताछ करती है, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। शिव प्रकाश को पता चलता है कि गोरखपुर के अशोक द्विवेदी और रवि राय पुलिस से शिव प्रकाश शुक्ला की जासूसी कर रहे हैं। 21 जून 1997 को शिव प्रकाश शुक्ला अशोक द्विवेदी और रवि राय की हत्या कर देता है। बीरेन शाही की मौत के बाद बहुत सारे लोग रेलवे टेंडर में आने लगे थे। उसी में से एक थे भानु मिश्रा, जो कि गोरखपुर के ही रहने वाले थे। शिव प्रकाश शुक्ला ने भानु मिश्रा को धमकी दी थी कि रेलवे के टेंडर में ना आए, लेकिन भानु मिश्रा नहीं मानते हैं। इस टाइम पर मोबाइल भी मार्केट में आसानी से मिलने लगे थे। इस टाइम पर केवल 2 ही कंपनीज के मोबाइल होते थे, एक था उषा और दूसरा था एक्सआर। शिव प्रकाश शुक्ला के पास भी मोबाइल आ चुका था। शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ में था। 1 अगस्त 1997 को शिव प्रकाश शुक्ला को पता चलता है कि भानु मिश्रा टेंडर की बात करने के लिए लखनऊ आया हुआ है और हुसैनगंज के दिलीप होटल में रुका है। शिव प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे और सुधीर तीनों दिलीप होटल आ जाते हैं और रिसेप्शन से पता कर लेते हैं कि भानु मिश्रा का रूम नंबर 102 है। होटल के एक वेटर को ले जाकर रूम का डोर ओपन करवाते हैं। डोर ओपन होते ही शिव प्रकाश शुक्ला 47 से फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर पूरे होटल के लोग अपने अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। शिव प्रकाश शुक्ला उस रूम में इतनी गोलियां चला देता है कि पूरा रूम धूल से भर जाता है। बाहर भीड़ को देखकर ये लोग हवा में फायरिंग करते हुए बोलते हैं, अगर किसी ने पुलिस को फोन किया तो अच्छा नहीं होगा। ये लोग होटल से चले जाते हैं। 10 मिनट के बाद होटल से एक लड़का जाकर बगल के पीछे से पुलिस को फोन करता है। ये पहली बार था जब लखनऊ में AK-47 से फायरिंग हुई थी। कुछ टाइम के बाद सीओ कैसरबाग राजेश पांडे, SP सिटी सत्येंद्रवीर सिंह, SSP सुदेश कुमार सिंह और बहुत सारे पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। होटल से निकलने के बाद शिव प्रकाश शुक्ला भानु मिश्रा के घर पर कॉल करके बोलता है कि भानु को मार दिया है, कफन लेकर लखनऊ आ जाओ। इसके बाद भानु का भाई लखनऊ आ जाता है और पुलिस से मिलने पर उसको सारी बातें पता चल जाती है। भानु का भाई पुलिस को बताता है कि किसी अशोक सिंह का फोन आता था, लेकिन आज जिसने फोन किया था वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि शिव प्रकाश शुक्ला से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। पुलिस भानु मिश्रा के भाई से वो नंबर लेती है और उस नंबर की जानकारी निकालती है तो एक एड्रेस मिलता है। जब पुलिस उस एड्रेस पर जाकर पता करती है तो पता चलता है कि ये घर प्रतापगढ़ के पूर्व मंत्री की बेटी का घर है। उषा कंपनी से पुलिस को शिव प्रकाश शुक्ला के सभी नंबरों के बारे में पता चल जाता है। साथ में पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि शिव प्रकाश शुक्ला का संबंध बिहार के बाहुबली सूरज भान से भी है, क्योंकि उस नंबर से जिन नंबरों पर बात की गई थी उसमें से ज्यादा नंबर सूरज भान के लोगों के थे, या फिर वो नंबर जिस एड्रेस से रजिस्टर थे वो लोकेशन सूरज भान के घर के आसपास की थी या सूरज भान के घर की थी। राजेश पांडे उषा कंपनी के अधिकारी राजेश सिंह से शिव प्रकाश शुक्ला की लाइव लोकेशन मांगी तो राजेश सिंह ने बताया कि हम लाइव लोकेशन तो नहीं बता सकते, लेकिन जितनी जानकारी हो सकती है मैं उतनी जानकारी आपको दे दूंगा। दूसरे ही दिन राजेंद्र सिंह ने बताया कि शिव प्रकाश शुक्ला की लोकेशन लास्ट 1 हफ्ते से लखनऊ में गोमती नगर के उसी मकान की है जिस मकान की ID से वो सिम लिया गया था। पुलिस उस घर पर रात में छापा मारती है, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस के पास जितने भी शिव प्रकाश शुक्ला के नंबर थे, पेजर की जानकारी थी, या फिर उन नंबरों से जिन PCO या नंबरों पर कॉल की गई थी सबकी जानकारी निकालने लगते हैं। थोड़े ही टाइम में पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को लखनऊ और गोरखपुर से अरेस्ट करती है, जो लोग किसी न किसी तरह शिव प्रकाश शुक्ला की गैंग से जुड़े थे। इन लोगों से जानकारी मिलती है कि शिव प्रकाश शुक्ला अपनी दाढ़ी खुद से सेविंग नहीं करता है, कभी कभी ताज होटल में जाकर सेविंग करवाता है। पुलिस लखनऊ के ताज होटल में जाकर पता करती है तो पता चलता है कि एक 20 से 22 साल का लड़का सेविंग करवाने आता है और जो भी उसकी दाढ़ी सेव करता है उसको 1000 रुपए या उससे भी ज्यादा टिप देता है। उस टाइम पे 1000 रुपए टिप बहुत बड़ी बात होती थी। साथ ही ये भी जानकारी मिलती है कि शिव प्रकाश शुक्ला कभी कभी लखनऊ के स्टेडियम में जाकर लड़कियों को देखता है और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के सामने जाकर महिलाओं को भी देखता है। दूसरी तरफ शिव प्रकाश शुक्ला जनपद मार्केट में दुकानदारों से खुलेआम हफ्ते के नाम पर पैसे वसूली कर रहा था। पुलिस सादे ड्रेस में शिव प्रकाश शुक्ला को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस के पास शिव प्रकाश शुक्ला का फोटो नहीं था। लोगों के बताए गए हुलिये के हिसाब से पुलिस शिव प्रकाश शुक्ला को ढूंढ रही थी। जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था उसी में से एक आदमी था धन्नू पाठक। उसने बताया कि गोरखपुर में बीरेन शाही के लोग शिव प्रकाश शुक्ला का फोटो एक फोटोग्राफर से लेने के लिए गए थे। उसने 2 दिन का टाइम मांगा था फोटो बनाकर देने के लिए। ये बात शिव प्रकाश शुक्ला को पता चल जाती है। शिव प्रकाश शुक्ला उस फोटोग्राफर को उसी की शॉप के सामने जलाकर
मार देता है। उसके बाद से अगर किसी फोटोग्राफर के पास शिव प्रकाश शुक्ला का फोटो होता भी था तो वो सीधे ही मना कर देता था कि शिव प्रकाश शुक्ला का फोटो उसके पास नहीं है। दिलीप होटल में गोलीबारी हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन पुलिस के पास शिव प्रकाश शुक्ला की कोई खास जानकारी नहीं थी। लखनऊ एडीजी एक मीटिंग करते हैं जिसमें आईजी जोन लखनऊ, डीआईजी लखनऊ और एसएसपी लखनऊ सभी लोग थे। डीजीपी ने केस के बारे में पूछा तो सबने सारी जानकारी दी। डीजीपी ने शिव प्रकाश शुक्ला का फोटो मांगा तो किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। डीजीपी ने जल्द से जल्द शिव प्रकाश शुक्ला का फोटो लाने को कहा। इस मीटिंग के बाद एक टीम को गोरखपुर भेजा जाता है। वहां से जानकारी मिलती है कि इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर किशोरी लाल और नीलेंद्र पांडे तस्करी का काम करते थे। इन दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में नीलेंद्र पांडे ने शिव प्रकाश शुक्ला से किशोरी लाल पर हमला करवाया था, लेकिन इस हमले में किशोरी लाल बच गया था। गोरखपुर गई लखनऊ की टीम किशोरी लाल को अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 11 जनवरी 1997 को विवेक श्रीवास्तव की हत्या हुई थी। वो हत्या सुभाष त्रिपाठी को लॉटरी का व्यापार दिलवाने के लिए की गई थी। किशोरी लाल ने यह भी बताया कि शिव प्रकाश शुक्ला की नजर सुभाष त्रिपाठी की बेटी पर थी। शिव प्रकाश शुक्ला सुभाष त्रिपाठी की बेटी को महंगे और ब्रांडेड गिफ्ट दिलाने के बहाने हमेशा बाहर लेकर जाता था। अगर आप सुभाष के घर पर जाते हैं तो शायद आपको शिव प्रकाश शुक्ला का फोटो भी मिल सकता है। ये जानकारी एसएसपी लखनऊ को दी जाती है। इसके बाद राजेश पांडे और कुछ पुलिस वालों के साथ हजरतगंज सुभाष त्रिपाठी के घर पर जाते हैं। उस टाइम पर सुभाष त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी घर पर ही थे। सुभाष त्रिपाठी से राजेश पांडे जब शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में पूछते हैं तो सुभाष त्रिपाठी ने सीधे मना कर दिया कि वो शिव प्रकाश शुक्ला को नहीं जानता है। पुलिस जब सुभाष त्रिपाठी पर प्रेशर बनाती है तो सुभाष त्रिपाठी बताते हैं कि शिव प्रकाश शुक्ला दूर के रिश्ते में साला लगता है। घर की तलाशी में पुलिस कांस्टेबल रणकेंद्र को सुभाष त्रिपाठी की बेटी के रूम से एक फोटो एल्बम मिलती है जिसमें एक 22 से 23 साल के लड़के की फोटो उसकी बेटी के साथ थी। पुलिस कांस्टेबल रणकेंद्र वो फोटो राजेश पांडे को दिखाते हैं और सुभाष त्रिपाठी से पूछने पर पता चलता है कि शिव प्रकाश शुक्ला ही है। सुभाष त्रिपाठी ये भी बताता है कि अगर ये फोटो अखबार में आए तो शिव प्रकाश शुक्ला उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। राजेश पांडे ने सुभाष त्रिपाठी को भरोसा दिलाया कि ये फोटो अखबार में नहीं आएगी। सभी लोग एसएसपी ऑफिस वापस आ जाते हैं। राजेश पांडे ने एसएसपी और पूरी टीम को शिव प्रकाश शुक्ला का फोटो दिखाते हुए साथ में ये भी बताया कि अगर ये फोटो अखबार में आई तो सुभाष त्रिपाठी की फैमिली को शिव प्रकाश शुक्ला मार देगा। उस टाइम पर इतने एडवांस फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। उस टाइम पे हीरो और हीरोइंस के पोस्ट कार्ड आते थे। इन पोस्ट कार्ड में आप उस हीरो और हीरोइन के गले वाला हिस्सा निकाल कर आप अपने फोटो लगा सकते थे। राजेश पांडे ने भी वही किया। सुनील शेट्टी का एक पोस्ट कार्ड लाया, शिव प्रकाश शुक्ला का फोटो उसमें लगाया और उस फोटो के 5 से 6 कॉपी बनवाए और मीडिया वालों को दे दिया। साथ ही में लखनऊ पुलिस का हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया। ये वही फोटो है जो राजेश पांडे ने पोस्ट कार्ड में बनाया था। इस फोटो में जो फेस है वो शिव प्रकाश शुक्ला का है और ये शर्ट वाला हिस्सा सुनील शेट्टी के पोस्ट कार्ड का है। अखबार में फोटो आने के बाद लखनऊ पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर बहुत सारे कॉल्स आने लगे। इन कॉल्स को सुनने और जो जानकारी मिल रही है वो सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए एक अलग से पुलिस की टीम बनाई गई। शिव प्रकाश शुक्ला के जितने भी नंबर थे सभी नंबर्स की कॉल्स को पुलिस ट्रैक कर रही थी। जो भी लैंडलाइन के नंबर्स थे उनको सुनने के लिए पुलिस कभी कभी झूठी लाइन रिपेयरिंग के नाम से रास्ते में ही तार लगाकर सुना करती थी। उस टाइम पर मोबाइल का बिल रजिस्टर एड्रेस पर जाता था तो पुलिस वहां भी जाकर चेक करती थी। ऐसे एक दिन शिव प्रकाश शुक्ला को मृत्युंजय नाम का लड़का फोन करके बताता है कि उसका फोटो अखबार में आया है। शिव प्रकाश शुक्ला को पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला ने उससे कहा कि जितनी भी अखबार की कटिंग हो सके उसको इकट्ठा करो और एक एड्रेस भी बताया और वहाँ पे मंगवा लेता है। इस टाइम पर पुलिस शिव प्रकाश शुक्ला को लखनऊ के बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, हेयर कटिंग सैलून, हजरतगंज मार्केट, जनपद मार्केट, इन सारी जगहों पर ढूंढ रही थी। 9 सितंबर 1997 को सत्येंद्रवीर सिंह, आरके सिंह, रणकेंद्र सिंह और राजेश पांडे जनपद मार्केट में चेकिंग कर रहे थे। इन लोगों को एक लड़के पर शक होता है, उसके पास क्रिकेट बैग था। सत्येंद्रवीर सिंह उस लड़के को बैग दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लड़का बैग नहीं दिखाता है। राजेश पांडे बैग छीनकर जैसे ही बैग की चैन ओपन करते हैं उस बैग में 47 थी। उस लड़के को सत्येंद्रवीर सिंह ने पकड़ रखा था तो वो लड़का सत्येंद्रवीर सिंह को छुड़ाकर भागने लगता है। रणकेंद्र उस लड़के को सामने से पकड़ लेते हैं। वो लड़का रणकेंद्र की पिस्टल छीनने लगता है। उसी टाइम पर राजेश पांडे उसके पैर में गोली मार देते हैं। गोली की आवाज सुनकर तीनों लड़के मार्केट से भागने लगते हैं। आरके सिंह उन लड़कों का पीछा करते हैं। जिस लड़के के पैर में गोली लगी थी वो लड़का गोली लगने के बाद भी भागने की कोशिश करता है तो राजेश पांडे 2 और गोली उसके पैर में मार देते हैं। दूसरी तरफ आरके सिंह उन लड़कों का पीछा
कर रहे थे उसी टाइम पर आरके सिंह का पैर तार में फंस जाता है। आरके सिंह नीचे गिर जाते हैं। वो तीनों लड़के आरके सिंह के पास आते हैं और आरके सिंह की पिस्टल लेकर उन पर गोलियां चला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर जब सभी लोग वहां आते हैं तो देखते हैं आरके सिंह नीचे जमीन पर गिरे थे। आरके सिंह को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनको 9 बुलेट इंजरीज है। गोली बहुत पास से मारी गई है। आरके सिंह की हत्या पुलिस टीम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। आरके सिंह का पुलिस की सलामी के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। जिस लड़के को पुलिस ने पकड़ा था उसका नाम टुलियाराम था। टुलियाराम सूरज भान का बहुत ही खास आदमी था। उस बैग में AK-47, 2 मैगजीन और 50 गोलियां मिली थी। इसके दूसरे ही दिन 2 और पुलिस वालों को टीम में लिया जाता है। इंद्रजीत सिंह तेवतिया और अविनाश मिश्रा दोनों को ही उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल्स और क्राइम के बारे में अच्छी जानकारी थी। पूरे लखनऊ में पुलिस शिव प्रकाश शुक्ला को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ शिव प्रकाश शुक्ला सूरज भान के साथ मिलकर बिहार में 5 से 6 लोगों की हत्या कर देता है। बिहार पुलिस भी शिव प्रकाश शुक्ला को ढूंढ रही थी। इसी टाइम पर लखनऊ के हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल आती है कि शिव प्रकाश शुक्ला इस टाइम मोकामा में सूरज भान के घर पर है। साथ ही एक नंबर बताता है और बोलता है कि ब्लॉक प्रमुख JP सिंह के नाम से कॉल करेंगे तो शिव प्रकाश शुक्ला जरूर बात करेगा। SSP के साथ मिलकर राजेश पांडे ब्लॉक प्रमुख JP सिंह के नाम से उस नंबर पर कॉल करते हैं तो शिव प्रकाश शुक्ला से बात होती है। कॉल पर बात करने पर शिव प्रकाश शुक्ला को समझ आ गया था कि ये ब्लॉक प्रमुख JP सिंह नहीं है। राजेश पांडे को भी समझ में आ गया कि ये शिव प्रकाश शुक्ला ही है। लखनऊ पुलिस की एक टीम जिसमें सत्येंद्रवीर सिंह, राजेश पांडे, इंद्रजीत सिंह तेवतिया और अविनाश मिश्रा ये सभी लोग थे। लखनऊ से पटना आ जाते हैं। पटना में SSP मुरारीलाल मीणा से मिलते हैं। SSP मुरारीलाल मीणा को सारी बातें बताते हैं और तुरंत ही रेड डालने के लिए बोलते हैं। SSP मुरारीलाल मीणा ने बताया कि मोकामा में 2 गैंग्स हैं। उन दोनों गैंग्स में हमेशा लड़ाई होती रहती है तो रात में वहाँ रेड डालना ठीक नहीं होगा। इसके बाद सुबह के 4 बजे मोकामा में पुलिस रेड मारती है। पुलिस जब सूरज भान के घर पर पहुँचती है तो एक महिला मिलती है। महिला से पूछने पर पता चलता है कि अभी 3 लोग यहाँ से गए हैं। उसमें एक अशोक सिंह था और 2 लोगों का नाम नहीं पता है। सूरज भान के घर से ही शिव प्रकाश शुक्ला की एम्बेसडर मिलती है। उस एम्बेसडर की तलाशी लेने पर कुछ पेपर और आरके सिंह की पिस्टल भी मिलती है। इसी टाइम पर कांस्टेबल आगे बताता है कि 3 लोग नदी के रास्ते से भाग गए हैं। सभी लोग पटना वापस आ जाते हैं। लखनऊ की पूरी टीम लखनऊ वापस आ जाती है। लखनऊ आने के बाद उस गाड़ी में जो पेपर मिला था उसी में से एक पैन कार्ड मिलता है जिस पर धीरेन्द्र कुमार सिंह का नाम लिखा। पुलिस पैन कार्ड से पता लगा लेती है कि धीरेन्द्र सुल्तानपुर का रहने वाला है और गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है। पुलिस धीरेन्द्र को रकाबगंज से अरेस्ट करती है। ये पहली बार था जब पुलिस शिव प्रकाश शुक्ला के किसी गैंग के आदमी को अरेस्ट किया था। धीरेन्द्र से पुलिस पूछताछ करना स्टार्ट करती है तो पुलिस को शिव प्रकाश शुक्ला के बहुत सारे ठिकानों के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ शिव प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे, सत्यव्रत राय और राजन तिवारी नेपाल के विराटनगर में एक होटल में रुके हुए थे। यहीं पे आनंद को पता चलता है कि शिव प्रकाश शुक्ला उसकी बहन से बात करता है। सभी लोग नेपाल से मोकामा सूरज भान के पास आ जाते हैं। आनंद सूरज भान को सारी बातें बताता है और शिव प्रकाश शुक्ला के साथ काम करने से मना कर देता है। सूरज भान दोनों को अलग अलग काम करने को बोल देता है। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ आ गया। SSP लखनऊ को सूचना मिलती है कि शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ में है। SSP लखनऊ ने एक मीटिंग की और सबको बताया कि शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ में ही है, किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद लखनऊ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम सभी जगहों पर पुलिस चेकिंग करती है क्योंकि शिव प्रकाश शुक्ला हमेशा इन्हीं जगहों पर दिखाई देता था। आनंद पांडे भी लखनऊ आ गया और अपनी एक अलग से गैंग बना ली। आनंद की गैंग में आनंद पांडे, राजन तिवारी और बबलू तिवारी 3 लोग थे। आनंद लखनऊ में कुंडली निकालने वाले 4 से 5 लड़कों से मिलता है। इसी में से एक लड़का था भुवर राज। भुवर राज ने आनंद को सुनील लधानी और विवेक लधानी की कुंडली देता है। 8 नवंबर 1997 को ये लोग विवेक लधानी के ऑफिस से शाम को 6 बजे विवेक लधानी को किडनैप कर लेते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस जब वहाँ आती है तो पुलिस को 9mm पिस्टल के 2 खोखे मिलते हैं। पुलिस को ये लगता है कि ये किडनैपिंग शिव प्रकाश शुक्ला ने की है। आनंद विवेक लधानी को दिल्ली के दिलशाद गार्डन की एक बिल्डिंग के फ्लैट नंबर D106 में रखता है। विवेक लधानी से उसके घर का नंबर लेकर आनंद विवेक लधानी के घर पर कॉल करके 70 लाख मांगता है। पुलिस विवेक लधानी के घर पर लगे फोन से ये पता लगा लेती है कि फोन दिल्ली से आ रहा है। विवेक लधानी के पिता लक्ष्मण दास लधानी 70 लाख रुपए आनंद को दे देते हैं। विवेक लधानी घर वापस आ जाता है। पुलिस फोन नंबर से पता लगा लेती है कि सारे नंबर दिल्ली के दिलशाद गार्डन से ही आए हैं। पुलिस विवेक लधानी से पूछताछ करती है लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। लखनऊ पुलिस की एक टीम दिल्ली जाती है और वहाँ पर PP सिंह के साथ मिलकर दिलशाद गार्डन के फ्लैट नंबर D106 तक पहुँच जाती है। आसपास के लोगों से पता चलता है कि कुछ लड़के यहाँ जैन गाड़ी से आते जाते रहते हैं। PP सिंह ने अपना नंबर देकर उन लोगों से कहा कि अगर कोई इस फ्लैट में आता है तो उनको फोन करके बताएं। 14 नवंबर 1997 को लगभग 11 बजे PP सिंह के पास एक कॉल आती है कि जैन गाड़ी से एक लड़का
फ्लैट में आया है। सभी लोग देसात गार्डन आ जाते हैं। उस कॉलोनी से आने जाने के 2 रास्ते थे। दोनों रास्तों पर पुलिस की 2 टीम बनाकर जैन गाड़ी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। कुछ टाइम के बाद जैन गाड़ी बाहर आती है। थोड़ा दूर जाने के बाद सुनसान देखकर पुलिस आनंद पांडे की गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लेती है। आनंद को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है और आनंद की तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल मिलती है। आनंद से पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये किडनैपिंग उसने की है। शिव प्रकाश शुक्ला का इस किडनैपिंग से कोई मतलब नहीं। वो दोनों अब अलग अलग काम करते हैं। पुलिस आनंद पांडे से AK-47 के बारे में पूछती है तो आनंद पांडे सही नहीं बता रहा था। बाद में पुलिस प्रेशर डालती है तो आनंद पांडे पुलिस को दिल्ली के नरोला मोड़ के पास एक मकान में ले जाती है। पुलिस को वहां से AK-47 और कुछ गोलियां मिलती हैं। अब तक रात के लगभग 9 से 10 बज गए थे। आनंद पांडे पुलिस से छुड़ाकर भागने लगता है तो पुलिस आनंद पर गोली चला देती है। आनंद की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लखनऊ पुलिस की पूरी टीम लखनऊ वापस आ जाती है और 18 जनवरी 1998 को लखनऊ के शिव नारायण पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। सत्येंद्र सिंह, राजेश पांडे शिव नारायण पेट्रोल पंप पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक अम्बेस्टर कार पर फायरिंग हुई है। उसका नंबर UP 32 M4500 था। उस अम्बेस्टर के अंदर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह के गनर, ड्राइवर और प्रयागराज के ठेकेदार सुधीर शुक्ला की फायरिंग में मौत हो गई थी। जांच के बाद पता चलता है कि यह हत्या शिव प्रकाश शुक्ला ने ही की थी और उसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला गोरखपुर चला गया। इसी बीच में लखनऊ के व्यापारियों ने गुंडागर्दी और पैसे की वसूली को लेकर लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर धरना करते हैं। व्यापारियों के अध्यक्ष बनवारी लाल कांचल व्यापारियों के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बोल रहे थे। साथ में ये भी बोल देते हैं कि गुंडे व्यापारियों से पैसे वसूल कर रहे हैं लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। दूसरे दिन अखबार के फ्रंट पेज पर बनवारी लाल कांचल की फोटो के साथ ये छपा था कि बनवारी लाल कांचल ने शिव प्रकाश शुक्ला के खिलाफ धरना दिया। ये बात शिव प्रकाश शुक्ला को पता चल जाती है। शिव प्रकाश शुक्ला बनवारी लाल कांचल को फोन करके जान से मारने की धमकी देता है। बनवारी लाल कांचल ये बात नगर विकास मंत्री लालजी टंडन से बताते हैं। लालजी टंडन कैबिनेट मीटिंग में जाकर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सारी बातें बताते हैं। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उसी शाम को एक मीटिंग की जिसमें मुख्य सचिव राजीव रतन शाह, DGP KL गुप्ता और SSP अरुण कुमार थे। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सारी जानकारी ली। उसके बाद बोलते हैं कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप बताइए, लेकिन इस केस को जल्द से जल्द खत्म करिए। दूसरे दिन अखबार में खबर आती है कि कैबिनेट मीटिंग में लालजी टंडन ने शिव प्रकाश शुक्ला के आतंक को खत्म करने के लिए मुद्दा उठाया। इसके बाद राजीव रतन शाह ने एक मीटिंग की और डिसाइड किया कि एक अलग से यूनिट बनाएंगे जो केवल शिव प्रकाश शुक्ला के केस पर काम करेगी। राजीव रतन शाह ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सारी बातें बताई और इसके बाद 4 मई 1998 को स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF बनाई गई। अभी तक STF ऑफिस ठीक से सेटअप भी नहीं हुआ था कि 26 मई 1998 को शिव प्रकाश शुक्ला KK रस्तोगी को गोली मार देता है। KK रस्तोगी की वहीं पर मौत हो जाती है और उनके बेटे कुणाल को किडनैप कर लेता है। इस टाइम पर सूरज भान शिव प्रकाश शुक्ला को बिहार बुला लेता है। सूरज भान से मिलने के बाद शिव प्रकाश शुक्ला और सूरज भान ब्रिज बिहारी प्रसाद की प्लानिंग करते हैं। ब्रिज बिहारी प्रसाद उस टाइम पर लालू यादव के कैबिनेट के सबसे पावरफुल मंत्री थे, लेकिन CBI की जांच में फंसने की वजह से वो अब मंत्री पद पर नहीं थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद बिहार की इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अपना इलाज करवा रहे थे। शिव प्रकाश शुक्ला सूरज भान से बोलकर जिस VIP फ्लोर पर ब्रिज बिहारी प्रसाद का रूम था उसी फ्लोर पर एक रूम ले लिया और हार्ट प्रॉब्लम बताकर एडमिट हो गया। ब्रिज बिहारी प्रसाद रोज शाम को हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर अपना एक दरबार लगाते थे और लोगों से मिलते थे। 13 जून 1998 को जैसे ही ब्रिज बिहारी प्रसाद नीचे आते हैं, शिव प्रकाश शुक्ला पहले से ही कम्बल में AK-47 छिपा कर रखी थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है। सुधीर और अनुज भी फायरिंग करते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल की दीवार कूदकर बाहर पहले से ही रखी गाड़ी से ये लोग भाग जाते हैं। ब्रिज बिहारी प्रसाद की तुरंत वहीं पे मौत हो जाती है। शिव प्रकाश शुक्ला, सुधीर और अनुज लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ आने के बाद शिव प्रकाश शुक्ला कुणाल से उसके फादर इन लॉ का नंबर लेता है क्योंकि इन लोगों ने पहले ही कुणाल के पिता KK रस्तोगी की हत्या कर दी थी। कुणाल के फादर इन लॉ से ये लोग 2 करोड़ की डिमांड करते हैं। 3 दिन में कुणाल के फादर इन लॉ ने शिव प्रकाश शुक्ला को 2 करोड़ रुपए फैजाबाद में लाकर दे देते हैं और कुणाल को छुड़ा कर ले जाते हैं। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला नेपाल चला जाता है। अविनाश मिश्रा एक दिन धीरेन्द्र सिंह से पूछताछ कर रहे थे। धीरेन्द्र सिंह अविनाश मिश्रा को शिव प्रकाश शुक्ला के 4 मोबाइल नंबर बताता है। मोबाइल कंपनी से पता करने पर पता चलता है कि इनमें से 3 मोबाइल नंबर उषा कंपनी के हैं और एक नंबर XR कंपनी का है। चारों नंबर की डिटेल्स निकलवाते हैं, साथ ही उन चारों नंबरों से
जिन नंबरों पर कॉल किया गया था उन सभी नंबर्स की कॉल डिटेल निकाली जाती है। पुलिस को एक पैटर्न मिलता है। शिव प्रकाश शुक्ला की ज्यादा लोकेशन पटना, मोकामा, गोरखपुर, लखनऊ और कभी कभी दिल्ली की होती थी, लेकिन बीच बीच में 15 से 20 दिनों की कोई लोकेशन नहीं होती। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शिव प्रकाश शुक्ला 15 से 20 दिनों के लिए ऐसी जगह पर रहता है जहां नेटवर्क नहीं है या फिर मोबाइल बंद रखता है। लेकिन जब भी शिव प्रकाश शुक्ला का मोबाइल 15 से 20 दिनों के लिए बंद होता था तो उसकी लास्ट लोकेशन गोरखपुर की होती थी। इससे पता चला कि ये नेपाल चला जाता है, क्योंकि उस टाइम नेपाल में कोई मोबाइल टावर नहीं था। इन 15 से 20 दिनों में शिव प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ के 4 से 5 व्यापारियों से बात की और बिहार के मोकामा में भी बात की। लखनऊ के व्यापारियों से वो नंबर मिल जाता है जिससे एसटीएफ को पता चल जाता है कि ये नंबर नेपाल का है। अरुण कुमार ने 2 टीमें बनाई, एक टीम को नेपाल भेजा और एक टीम को पटना भेजा। शिव प्रकाश शुक्ला जिस पीसीओ से लखनऊ और पटना फोन किया था उस पीसीओ का पता करने को कहा, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। 10 फरवरी 1997 को भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी को उस टाइम पर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बराबर मुख्यमंत्री सीट का दावेदार माना जाता था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील द्विवेदी और शिव प्रकाश शुक्ला फैजाबाद में मिलते हैं। सुनील द्विवेदी को लग रहा था कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के पीछे साक्षी महाराज और विजय सिंह के लोगों का हाथ है। विजय सिंह उस टाइम पर जेल में थे, इसलिए ये लोग साक्षी महाराज करने का प्लान बनाते हैं। शिव प्रकाश शुक्ला को पता था कि अगर साक्षी महाराज हत्या कर देगा तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पर दबाव बना सकता है, क्योंकि साक्षी महाराज मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बहुत ही खास थे। इसी टाइम पर न्यूज आती है कि नगर विकास मंत्री लालजी टंडन ने कहा है कि एसटीएफ बहुत ही जल्द शिव प्रकाश शुक्ला की गैंग को खत्म कर देगी। ये बात शिव प्रकाश शुक्ला को पता चल जाती है। शिव प्रकाश शुक्ला लालजी टंडन का नंबर निकलवाता है। जो लड़का नंबर देता है वो ये भी बताता है कि कल ये मीटिंग लखनऊ के चौक वाले स्टेडियम में हुई थी। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला लालजी टंडन को फोन करके बोलता है कि कल वाली मीटिंग में मैं भी था, अगर चाहता तो वहीं गोली मार देता। अगर भरोसा नहीं है तो कल की मीटिंग की फोटोज मंगवाओ, उसमें मैंने जीन्स टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहना है। लालजी टंडन मीटिंग की फोटो मंगवाते हैं और देखते हैं तो एक लड़का जीन्स टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहन रखा है। लालजी टंडन डीसीपी से बोलकर अपने घर की सिक्योरिटी बढ़वा लेते हैं। लालजी टंडन इतना डर जाते हैं कि दूसरे ही दिन झूठी बीमारी का बहाना बना के लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिव प्रकाश शुक्ला अनुज को दिल्ली भेजकर साक्षी महाराज के आश्रम के पास एक फ्लैट रेंट पर लेने के लिए बोल देता है। शिव प्रकाश शुक्ला और सुधीर भी दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पे साक्षी महाराज के आश्रम की अच्छे से रेकी करना स्टार्ट कर देते हैं। इन लोगों को इतना समझ में आ गया था कि अगर ये लोग कोई भी हथियार लेकर आश्रम के अंदर जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड तलाशी के टाइम पर हथियार पकड़ लेगा। ये लोग साक्षी महाराज को आश्रम के बाहर बनाने का प्लान बनाते हैं। शिव प्रकाश शुक्ला दिल्ली में एक ही मोबाइल शॉप से 4 मोबाइल और 10 सिम कार्ड खरीदता है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग जहाँ भी जाते हैं पुलिस वहाँ कैसे आ जाती है। इसी टाइम पर गोरखपुर से शिव प्रकाश शुक्ला को एक कॉल आती है और पता चलता है कि ओम प्रकाश भैया और जितने भी घर की महिलाएं और जितने भी लोगों की एज 18 साल से ज्यादा है सबको पुलिस पकड़ ले गई है और थाने में बंद कर दिया है और ओम प्रकाश भैया को इतना मारा है कि डॉक्टर बुलाना पड़ा है। शिव प्रकाश शुक्ला एसएसपी गोरखपुर को फोन करता है और मारने की धमकी देता है। एसएसपी गोरखपुर शिव प्रकाश शुक्ला को बताते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम एसटीएफ वाले कर रहे हैं और ये सब डीजीपी के अंडर हो रहा है। शिव प्रकाश शुक्ला डीजीपी को अमरमणि त्रिपाठी के नाम से फोन करता है और बोलता है कि हमारी घर की महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, अगर मैं अपनी पर आ गया तो पूरी पुलिस फोर्स को परेशान होना पड़ेगा। डीजीपी ने कहा पूरी पुलिस फोर्स पहले से ही बहुत परेशान है, अब और क्या ही परेशान करेंगे। डीजीपी ऑफिस आने की धमकी देते हुए फोन कट कर देता है। दूसरे दिन शिव प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के 3 मंत्रियों को बोलता है कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बात करो और मेरे घर वालों को बाहर निकालो। गोरखपुर के 3 मंत्री एक साथ लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को जैसे ही ये पता चला कि ये लोग शिव प्रकाश शुक्ला के घर वालों को छुड़वाने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उन तीनों मंत्रियों पर बहुत गुस्सा होते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह डीजीपी गोरखपुर को फोन करके बोलते हैं कि जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनको थाने से निकालकर जेल में डालो। इस गैंग से जुड़ा कोई भी आदमी मिले उसको तुरंत पकड़ो और जेल में डालो। इस टाइम पर शिव प्रकाश शुक्ला पूरी तरह दबाव में था। घर के लोग जेल में थे। जिस भी नेता या पुलिस को फोन करता सबका एक ही जवाब होता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एसटीएफ के लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधे एसटीएफ से बात करते हैं। एसटीएफ वाले लोगों को पकड़ कर लाते हैं और थाने में बंद कर देते हैं। डीआईजी और आईजी को बता देते हैं अगर हम उनको थाने से निकाल देंगे तो सीधे सस्पेंड हो जाएंगे। उधर शिव प्रकाश को साक्षी महाराज के आश्रम के गार्ड से पता चलता है कि साक्षी महाराज एक हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर गए हैं। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ के बिल्डरों को फोन करता है। उसी में से एक थे
संजय सेठ और सरन मार्बल वाले। इन दोनों लोगों ने तुरंत ही सत्येंद्रवीर सिंह और राजेश पांडे को बताया कि शिव प्रकाश शुक्ला ने कॉल किया था। संजय सेठ के फोन में कॉलर आईडी लगा था, जिससे शिव प्रकाश शुक्ला का नंबर मिल गया। उस नंबर की डिटेल निकालने पर पता चलता है कि ये नंबर दिल्ली में एक्टिव है। शिव प्रकाश शुक्ला नंबर तो बदल कर यूज कर रहा था, लेकिन मोबाइल एक ही यूज कर रहा था। साथ ही शिव प्रकाश शुक्ला की लोकेशन दिल्ली या उसके आसपास की होती थी। साक्षी महाराज दिल्ली में नहीं थे तो शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ आ जाता है। ये बात दिल्ली क्राइम ब्रांच लखनऊ एसटीएफ को बताती है कि शिव प्रकाश शुक्ला की 2 दिनों से लोकेशन गोमती नगर, हजरतगंज, कैसरबाग और महानगर की है। अभी थोड़ी देर पहले की लोकेशन गोमती नगर की है। अरुण कुमार एसटीएफ के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि गोमती नगर के अलग अलग एरिया में जाकर बैरिकेडिंग लगाकर लोकल पुलिस के साथ चेकिंग करना स्टार्ट करो। लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला का कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरे दिन शाम के 5 से 6 बजे के बीच में पता चलता है कि शिव प्रकाश शुक्ला की लोकेशन विराम खंड से विकास नगर के बीच की है। राजेश पांडे, धीरज और 2 पुलिस वाले गोमती नगर में ही थे। ये लोग शिव प्रकाश शुक्ला वाली लोकेशन पर जाने के लिए एक पेट्रोल पंप के अंदर से गाड़ी मोड़ने के लिए जाते हैं। जैसे ही इनकी गाड़ी पेट्रोल पंप में एंटर करती है, धीरज अपना सर गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे कर लेता है और सामने की तरफ इशारा करने लगता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक इसी टाइम पर शिव प्रकाश को भी पता चल जाता है कि पीछे वाली गाड़ी में एसटीएफ के लोग हैं। वो अपनी गाड़ी तेजी से वहां से निकालता है। राजेश पांडे को समझ में आ जाता है। राजेश पांडे धीरेन्द्र से पूछते हैं कि शिव प्रकाश शुक्ला है क्या? धीरेन्द्र हाँ बोलता है। राजेश पांडे भी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा लेते हैं, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला बचकर निकल जाता है। ये पहली बार था जब शिव प्रकाश शुक्ला और एसटीएफ दोनों आमने सामने आए थे। शिव प्रकाश शुक्ला ओपन जीप में घूम रहा था। उस रात में जितनी भी लखनऊ में ओपन जीप थी, सबकी चेकिंग की जाती है, क्योंकि उस टाइम पर ओपन जीप सबके पास नहीं होती थी। दूसरी तरफ शिव प्रकाश शुक्ला नेपाल चला जाता है। शिव प्रकाश शुक्ला इस टाइम पर बहुत ही प्रेशर में था। घर वाले जेल में थे, साक्षी महाराज का भी काम नहीं हुआ, लखनऊ आया वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। शिव प्रकाश शुक्ला नेपाल से राजेश पांडे को फोन करता है। शिव प्रकाश शुक्ला और राजेश पांडे में 30 से 35 मिनट तक बात होती है। दोनों एक दूसरे को सिर्फ धमकी ही दे रहे थे। कॉल कट होने के बाद राजेश पांडे एसटीएफ ऑफिस आते हैं और सबको वो कॉल रिकॉर्डिंग्स बनाते हैं और वो नंबर भी बताते हैं। तुरंत ही गोरखपुर से एक टीम बनाई जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर मालविया और इंस्पेक्टर ओपी त्रिपाठी और साथ में 2 सिपाही थे। इन चारों लोगों को नेपाल भेजा जाता है। नेपाल जाकर उस पीसीओ का पता लगाना था जिस पीसीओ से राजेश पांडे को फोन आया था। नेपाल गई पुलिस टीम पीसीओ का पता लगा लेती है। पीसीओ वाले से बात करने पर पता चलता है कि एक 24 से 25 साल के लड़के ने लखनऊ फोन लगाया था। ये बात अरुण कुमार को बताई जाती है। अरुण कुमार उन चारों लोगों को वहीं पीसीओ के पास रूम लेकर शिव प्रकाश के दोबारा आने का इंतजार करने को कहते हैं। 3 दिन बाद शिव प्रकाश शुक्ला दोबारा आता है, लेकिन पीसीओ वाला बता देता है कि 4 लोग तुमको ढूंढते हुए आए थे। शिव प्रकाश शुक्ला को समझ में आ जाता है ये लोग पुलिस वाले ही थे। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला पीसीओ से सीधा होटल जाता है और वहाँ से सीधे दिल्ली निकल जाता है। ये बात अरुण कुमार को पता चलती है तो अरुण कुमार उन चारों लोगों पर बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि जैसे शिव प्रकाश शुक्ला को देखा गोली मार देना चाहिए था, बाकी मैं देख लेता। दूसरी तरफ दिल्ली आने के बाद शिव प्रकाश शुक्ला एक लड़के से लखनऊ के पायनियर न्यूज़पेपर के पत्रकार दीपक शर्मा का नंबर लेता है। दीपक शर्मा न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखता था उसमें से 90% आर्टिकल सरकार और पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है, इसी से रिलेटेड होता था। शिव प्रकाश शुक्ला दीपक शर्मा को कॉल करता है और काफी देर बात करने के बाद दीपक शर्मा बातों ही बातों में शिव प्रकाश शुक्ला से उसका अगला टारगेट पूछता है। शिव प्रकाश शुक्ला दीपक शर्मा को बताता है कि इस बार का जो टारगेट है वो मंत्री का बहुत ही खास आदमी है। दीपक शर्मा शिव प्रकाश शुक्ला से नाम पूछता है, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला नाम नहीं बताता है, बस ये बोलता है कि काम होते ही सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। इसके बाद कॉल कट हो जाती है। दीपक शर्मा तुरंत ही ये बात राजेश पांडे और अरुण कुमार को बता देते हैं और शिव प्रकाश शुक्ला ने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर भी बता देते हैं। अरुण कुमार और एसटीएफ की टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि मुख्यमंत्री का करीबी आदमी कौन हो सकता है। अरुण कुमार मुख्यमंत्री से मीटिंग करते हैं और सारी बातें बताते हैं। इसी मीटिंग में अरुण कुमार को पता चलता है कि शिव प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए 6 करोड़ में सुपारी ली है। दूसरे दिन अरुण कुमार एसटीएफ के साथ मीटिंग करते हैं। साथ ही दिल्ली क्राइम ब्रांच से कंफर्म हो जाता है कि जिस नंबर से दीपक शर्मा को शिव प्रकाश शुक्ला ने कॉल किया था वो नंबर कल शाम दिल्ली के मथुरा रोड पर एक्टिव था। मीटिंग में प्लान बनाते हैं कि अगर शिव प्रकाश शुक्ला की लोकेशन 2 से 3 दिनों तक दिल्ली की रहेगी तो हम लोग भी दिल्ली जाएंगे और वहीं पर शिव प्रकाश शुक्ला को ढूंढेंगे। दूसरी तरफ शिव प्रकाश शुक्ला को एक लड़का फोन करके बताता है कि शिव प्रकाश शुक्ला के नाम पर 2 लाख का इनाम है और अनुज और सुधीर के नाम पर 20-20 हजार का इनाम है। ये इनाम उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने न्यूज़पेपर में छपवाया है। तीसरे दिन शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ के आरिफ होटल के मालिक को फोन करके पैसे देने की धमकी देता है। कॉल कट होने के बाद आरिफ होटल के मालिक ने तुरंत ही अजय राज शर्मा को फोन करके सारी बातें बताते हैं। आरिफ के फोन में कॉल रिकॉर्डर लगा था, जिससे ये पता चल जाता है कि ये शिव प्रकाश शुक्ला का ही कॉल था। इसके बाद शिव प्रकाश शुक्ला कोलकाता में एक बाबा को फोन करता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। बाबा बताता है कि तुम शतक नरबली के बहुत ही नजदीक हो, इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही। जल्द से जल्द शतक
बलि पूरी करो, तुमको कोई नहीं मार पाएगा। शतक बलि का मतलब है कि 100 लोगों की बलि देना, जिससे शिव प्रकाश शुक्ला अमर हो जाता। ऐसा इस बाबा ने शिव प्रकाश शुक्ला को बताया था। इस टाइम पर दिल्ली क्राइम ब्रांच से पता चलता है कि शिव प्रकाश शुक्ला इस टाइम पर दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर है। अरुण कुमार ने सत्येंद्रवीर सिंह, अविनाश मिश्रा, राजेश पांडे और इंद्रजीत सिंह तेवतिया सभी को बुलाकर मीटिंग की और डिसाइड किया कि शिव प्रकाश शुक्ला की लोकेशन कई दिनों से दिल्ली की है, तो हम लोग भी दिल्ली चलते हैं। जिन जगहों पर शिव प्रकाश शुक्ला ज्यादा गया है, हम उन्हीं जगहों पर जाकर उसको ढूंढेंगे। सबको 35 मिनट का टाइम दिया जाता है रेडी होकर आने के लिए। एसटीएफ की पूरी टीम 35 मिनट के बाद दिल्ली के लिए निकल जाती है। रास्ते में दिल्ली पुलिस के पीपी सिंह को सारी बातें बताई जाती है। पीपी सिंह आजादपुरी मंडी में एक होटल बुक कर देते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लखनऊ एसटीएफ टीम को 2 मोबाइल दिए। इन मोबाइल्स में कॉल्स को रिकॉर्ड करना, साथ ही शिव प्रकाश शुक्ला के जितने भी नंबर उस टाइम एसटीएफ के पास थे, सभी नंबर्स की कॉल्स इन दोनों मोबाइल्स पर आती थी। बेसिकली जो भी कॉल्स शिव प्रकाश शुक्ला को आती थी, वो सारी कॉल्स अब इन दोनों मोबाइल्स पर आने लगी थी। ऐसे ही 20 सितंबर को शिव प्रकाश शुक्ला को एक कॉल आती है, जिससे पता चलता है कि शिव प्रकाश शुक्ला, सुधीर और अनुज फ्लाइट से रांची जाने वाले थे, लेकिन फ्लाइट मिस होने की वजह से ये लोग 22 सितंबर को रांची जाएंगे। एसटीएफ की टीम ने एयरपोर्ट के डीसीपी सिक्योरिटी को सारी बातें बताई और ये भी बोला कि अगर कोई भी आदमी रांची के लिए 3 टिकट एक साथ बुक करने या डेट चेंज करवाने के लिए आए तो एसटीएफ को इन्फॉर्म करें, लेकिन ये लोग टिकट बाहर से ही बुक कर लेते हैं। इसी टाइम पर शिव प्रकाश शुक्ला को सूरज भान का कॉल आता है। शिव प्रकाश शुक्ला सूरज भान को बताता है कि AK-47 बाई रोड रांची भेज दिया है, हम लोग 22 सितंबर को रांची पहुंच जाएंगे, एक गाड़ी एयरपोर्ट पर भेज दीजिएगा। इसके बाद कॉल कट जाती है। थोड़े टाइम के बाद गोरखपुर डीआईजी एसएन सिंह का कॉल एसटीएफ को आता है। डीआईजी एसएन सिंह बताते हैं कि शिव प्रकाश शुक्ला की बात एक लड़की से हो रही है। डीआईजी एसएन सिंह वो नंबर भी बताते हैं। ये नंबर शिव प्रकाश शुक्ला का नया नंबर था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस नंबर की लोकेशन निकाली तो पता चला ये नंबर इस टाइम पर दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास एक्टिव है। पीपी सिंह वहां जाकर चेक करते हैं, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला नहीं मिलता है। 22 सितंबर को फिर से गोरखपुर डीआईजी एसएन सिंह फोन करके बताते हैं कि शिव प्रकाश शुक्ला उस लड़की से बात कर रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उस नंबर की लोकेशन निकाली तो पता चला कि ये नंबर अभी ग्रेटर नोएडा 2 में एक्टिव है। सभी लोग ग्रेटर नोएडा 2 के उस मकान के पास पहुंच जाते हैं जहां शिव प्रकाश शुक्ला का नंबर एक्टिव था। वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, उसी में एक पीसीओ लगा था। पीसीओ वाले से जब शिव प्रकाश शुक्ला का फोटो दिखाकर पूछा गया तो पीसीओ वाले ने बताया कि ये लड़का अभी अभी यहाँ से गया है। इसी टाइम पर दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल जो उस टाइम पर धीरेन्द्र के साथ था, वो भागते हुए आता है और बताता है कि धीरेन्द्र बोल रहा है शिव प्रकाश शुक्ला, अनुज और सुधीर तीनों अभी अभी ब्लू कलर की सिलो गाड़ी में यहाँ से गए हैं। धीरेन्द्र ने उन लोगों को सिग्नल तक जाते देखा था, लेकिन उसके आगे वो लोग कहाँ गए उसने नहीं देखा। इसके बाद सभी लोग उस सिग्नल तक आ जाते हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी सिलो गाड़ी दिखाई नहीं देती है। अरुण कुमार इंस्पेक्टर पीपी सिंह को कॉल करके सारी बातें बताते हैं। पीपी सिंह उस टाइम पर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ही ड्यूटी कर रहे थे। इंस्पेक्टर पीपी सिंह ने सभी को वायरलेस से ब्लू कलर की सिलो गाड़ी कहीं भी दिखाई दे तो उनको रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया। कुछ टाइम के बाद ट्रैफिक पुलिस से पता चलता है कि ब्लू कलर की सिलो गाड़ी अभी अभी गाजियाबाद से इंदिरापुरम की तरफ जा रही है। इस टाइम पुलिस के पास 3 गाड़ियां थी। इंदिरापुरम जाने वाले रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर सभी लोग शिव प्रकाश शुक्ला के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शिव प्रकाश शुक्ला की गाड़ी वहां आती है, पुलिस उसकी गाड़ी का आगे और पीछे से रास्ता ब्लॉक कर देती है। शिव प्रकाश शुक्ला गाड़ी से निकलकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। एसटीएफ को पहले से ही पता था कि शिव प्रकाश शुक्ला के पास 47 नहीं है। एसटीएफ भी फायरिंग करती है। अनुज और सुधीर गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। सत्येंद्रवीर सिंह की गोली शिव प्रकाश शुक्ला को लग जाती है। शिव प्रकाश शुक्ला भी जंगल की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। राजेश पांडे उसके पास आते हैं और शिव प्रकाश शुक्ला पर गोलियां चला देते हैं। इंद्रजीत सिंह और अविनाश मिश्रा अनुज और सुधीर के पीछे जंगल में जाते और वो दोनों भी मारे जाते हैं। ये बात मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बताई जाती है। इस काम के लिए लखनऊ एसटीएफ टीम को मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने 1-1 लाख रुपए का इनाम और आउट ऑफ टर्न अवार्ड दिया था।